सुंदर नाम का लड़का एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। सुंदर बहुत ही गरीब लड़का था, जिस कारण गांव के कुछ लोग उसका बहुत मजाक बनाया करते थे, क्योंकि वो आम लोगों जैसा अच्छे कपड़े नहीं पहनता था। वो फटे पुराने कपड़े ही पहनता था। मगर सुंदर बहुत ही मेहनती और गुणी लड़का था। ऐसे ही एक दिन सुंदर की माँ अपने बेटे के लिए रोटियां बना रही होती है। तभी उसकी माँ का हाथ चल जाता है। सुंदर भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ का हाथ सहलाते हुए उससे कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब सारे पैसे कमा लूंगा, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। अरे बेटा, ये सब तो जीवन का हिस्सा है और इससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। और बेटा, तू भी बेकार में अपनी माँ की चिंता करने लग जाता है। इतना चलना चोट लगना तो चलता ही रहता है। अब तुम जाओ और जाकर आराम करो, मैं सब कर लूंगा काम। सुंदर अपनी माँ को आराम करने के लिए कह देता है और खुद घर का सारा काम करता है। खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सुंदर के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं और उसे अपने साथ बाजार ले जाते हैं, जहाँ सुंदर के दोस्त अपनी मनपसंद की बहुत सारी चीजें खाते हैं। उनका जो भी दिल करता है वो खरीदते हैं। सुंदर बेचारा शांत होकर उन्हें देख रहा होता है। तभी सुंदर का एक दोस्त उसका मजाक बनाते हुए उससे कहता है, ए सुंदर, आज भी हम लोग का मुंह देखेगा क्या या कुछ खरीदेगा भी? अरे तू भी ना, गरीब लोगों का तो काम ही होता है हम जैसों का मुंह देखना, क्योंकि इनके पास इतने पैसे तो होते ही नहीं कि कुछ खरीद सके, तो बेचारे हम जैसों का मुंह देखकर ही काम चलाते हैं। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है यार। और सुंदर भी क्या करे, बेचारे की किस्मत ही खराब है कि इसने गरीब घर में जन्म लिया। अगर हमारे जैसे अमीर घर में जन्म लेता तो उसके ठाठ ही अलग होते। तो चले काम करते हैं, इसे हम अपनी तरफ से ही खिला पिला देते हैं। गरीब है तो क्या हुआ, दोस्त तो हमारा ही है ना। वो दोनों दोस्त चाट की प्लेट आगे करते हैं और सुंदर को खाने के लिए कहते हैं। लेकिन सुंदर जैसे ही आगे हाथ बढ़ाता है, वो दोनों दोस्त चाट की प्लेट को नीचे गिरा देते हैं और हंसते हुए सुंदर से कहते हैं, अब ये तेरे खाने लायक हुआ है, चल उठा के खा इसको। हाँ, वैसे भी तुम जैसे गरीब लोग हम जैसों का बचा हुआ ही तो खाते हैं, चल उठा के खा इसको। सुंदर बेचारा रोता हुआ वहाँ से घर चला जाता है। घर आकर अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोते हुए सारी बात बताता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा रोते नहीं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जवाब तुम्हें उन्हें देना होगा, लेकिन इसका जवाब तुम्हें अपनी सफलता से देना होगा, अपनी कामयाबी से देना होगा, शब्दों से नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूँ, इसे अपनी बेबसी कहूँ या किस्मत? इतना मत सोचो बेटा, बस तुम इस बात पर ध्यान रखो कि जो लोग गरीबी का मजाक बनाते हैं या गरीब लोगों का मजाक बनाते हैं, उन्हें कैसे तुम अपनी सफलता और कामयाबी से जवाब दे सकते हो। कामयाब होने के लिए इंसान का अमीर या गरीब होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक लगन की जरूरत है जो कि मेरे बेटे के अंदर है। मेरा बेटा ये करके दिखाएगा। पर मैं क्या करूँ माँ? जब तुम यहाँ नहीं थे तब कुछ लोग घर पर आए थे। हमारे गांव में एक प्रतियोगिता हो रही है जिसमें हर गरीब अमीर छोटा बड़ा हर तबके के लोग हिस्सा ले रहे हैं। कैसी प्रतियोगिता माँ? दौड़ की प्रतियोगिता बेटा, और तुम इसमें हिस्सा ले रहे हो। जीतने वाले प्रतियोगी को 1 लाख और जगह जगह राज्य स्तर पर आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अब ये एक अच्छा मौका है लोगों को दिखा देने का, और जो दोस्त तुम्हारी गरीबी का मजाक बना रहे थे उन्हें जवाब देने का। तो रोने से अच्छा है इस प्रतियोगिता पर ध्यान दो, उन लोगों की बातों पर नहीं बेटा। सुंदर को अपनी माँ की बात समझ में आ जाती है और अगले ही दिन जाकर सुंदर इस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा देता है। प्रतियोगिता को होने में कम से कम 1 हफ्ते का समय था और इस बीच गांव के बहुत से अमीर लड़कों ने भी अपना नाम उसमें लिखवाया था। 1 हफ्ते के बीच सुंदर सुबह शाम जल्दी उठकर दौड़ लगा लगा कर खुद को प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। ऐसे ही प्रतियोगिता वाले दिन सारे प्रतियोगी लाइन से खड़े होते हैं। दौड़ शुरू हो जाती है। सारे प्रतियोगी अपने लक्ष्य को नजर में रखते हुए दौड़ना शुरू करते हैं। सुंदर भी जी जान लगाकर दौड़ रहा होता है और आखिरकार अंत में जीत सुंदर की ही होती है। सुंदर की जीत देखकर गांव के कुछ लोगों का मुंह बन जाता है। सुंदर की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुंदर को पूरे गांव के सामने पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और उसे 1 लाख का इनाम दिया जाता है। साथ ही उसे जगह जगह पर जाकर राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका भी मिलता है।
इस तरह से सुंदर के घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है और अब सुंदर जगह जगह जाकर दौड़ की प्रतियोगिता में अव्वल आता है और अपने घर को पुरस्कार से सजाया करता है। धीरे धीरे सुंदर अब एक छोटे से घर से एक बड़े से बंगले में आ जाता है। ऐसे ही एक दिन सुंदर की माँ रोते हुए अपने बेटे से कहती है, बेटा तूने आज साबित कर दिया, इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, और अमीरी गरीबी तो लोगों का नजरिया है। आज तेरी वजह से गांव और रिश्तेदारी में लोग मुझे तेरे नाम से जानते हैं। सुंदर की माँ, ये सुनकर मुझे इतना गर्व महसूस होता है बेटा कि मैं तुझे बता नहीं सकती। गर्व तो मुझे महसूस होता है कि मैं आपका बेटा हूँ। और इस तरह दोनों माँ बेटे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। गरीब अमरूद बेचने वाली। माँ मुझे अमरूद खाने हैं, दिला दो ना प्लीज। अम्मा 50 रुपए के अमरूद दे दो। हाँ बेटा अभी देती हूँ, ये लो बेटा। माँ ये बूढ़ी अम्मा इतनी उम्र में भी कितना काम करती है। हाँ बेटा, शायद इन अम्मा का इस दुनिया में कोई नहीं होगा, शायद इसीलिए अम्मा को इतनी उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। अब जल्दी चलो बेटा वरना हम लेट हो जाएंगे। बूढ़ी अम्मा उन दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही होती है। तभी बूढ़ी अम्मा के आंसू निकल आते हैं और वो खुद से कहती है, हाँ आज इस दुनिया में मैं अकेली हूँ, पर कल तक मैं अकेली नहीं थी, मेरा भी एक परिवार था। रोते हुए बूढ़ी अम्मा अपने पुराने दिनों को याद करती है। सुनो जी, पापा को गए हुए 1 महीना हो गया है, पर तुम्हारी माँ सदमे से बाहर नहीं आई हैं। घर के सारे काम मैं ही करूँ और वो आराम से बैठकर बस रोटियां तोड़ें। मैं कोई इस घर की नौकरानी तो नहीं हूँ। तुम अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ाओ, मैं तो अब इनसे तंग आ गई हूँ। तुम पागल हो क्या? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। ये घर माँ के नाम है, अगर माँ यहाँ से चली गई तो घर भी उनके साथ चला जाएगा, फिर रहना सड़क पर। अब जाओ अपना काम करो और मुझे ऑफिस जाने दो। मोहित अपने ऑफिस चला जाता है और देवकी भी मंदिर से घर आ जाती है। पोता अमर भी साथ था। दादी पोते में बहुत प्यार था। अमर अपनी दादी देवकी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। वो जहाँ जाती वो उनके साथ ही चला जाया करता था। बहू, मोहित गया क्या ऑफिस? माँ जी वो तो गए अपने ऑफिस, पर मैंने आपसे कहा था ना कि आप घर के कामों में मेरा हाथ बटाया करो, पर आपको तो घूमने से ही फुर्सत नहीं। अब जाइए रसोई में बर्तन है उन्हें धो दीजिए। और तू जाके पढ़ाई कर, परीक्षा आने वाली है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। रितिका भी ऑफिस चली जाती है। दोनों मियाँ बीवी एक ही ऑफिस में काम करते हैं। उनका अपना ऑफिस था। बेटा और बहू पूरे दिन काम करते और देवकी सारे दिन घर का काम किया करती है। बेटा और बहू बस अपनी ही दुनिया में रहते हैं। पति के दुनिया से चले जाने के बाद देवकी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। शाम को रितिका और मोहित घर आ जाते हैं। देवकी को ऐसा लगता है मानो जैसे ये दोनों ऑफिस से पैसों का बैग भर कर लाते हों। वहीं देवकी की बहू रितिका बस इसी फिराक में रहती थी कि किसी तरह बस देवकी को इस घर से बाहर निकाल के वो उसके घर की मालकिन बन जाए, और एक दिन उसे ऐसा करने का मौका मिल ही जाता है। हे भगवान, मैं मर गई। गर्म पानी की बाल्टी किसने रखी थी यहाँ? मेरा पूरा हाथ जल गया। जरूर ये काम माँ जी का ही होगा। वो तो चाहती है कि मैं मर जाऊँ ताकि उन्हें इस घर में आराम से रहने को मिले। क्या हुआ रितिका, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। उन्होंने जानबूझकर बाल्टी में गर्म पानी रखा था ताकि मैं जब नहाने जाऊँ तो मैं जल जाऊँ। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जा रही हूँ। माँ, ये क्या किया आपने? आपकी वजह से मेरा घर परिवार टूट रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? पर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है मोहित बेटा। मुझसे तो बहू ने ही कहा था कि उसे गर्म पानी से ही नहाना है, और मैंने उसे बताया भी था कि बाल्टी में गर्म पानी है। मुझे नहीं पता बहू ऐसा क्यों कह रही है। तो मुझ पर ऐसे क्यों गुस्सा हो रहा है बेटा? हाँ, मैं ही झूठी हूँ, आप ही सच्ची हो। तो रहो अपने बेटे के साथ। अमर स्कूल से आ जाए तो मैं उसे लेके चली जाऊंगी। हाँ, तुम चिंता मत करो रितिका, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अब माँ इस घर में नहीं रहेंगी। इतना कुछ होने के बाद भी देवकी नहीं चाहती थी कि उसके बहू बेटे आपस में लड़ें या उनका रिश्ता टूटे। इसलिए देवकी खुद ही घर से बाहर कहीं चली जाती है, और थोड़ी देर बाद ही अमर स्कूल से आ जाता है। माँ, दादी, आप लोग कहाँ हो? दादी कहाँ हो? अरे अमर बेटा, आ गया तू? चल हाथ मुंह धो ले, फिर मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। माँ जी, खाना बन गया क्या? माँ जी,
माँ, दादी कहाँ है? मुझे उनके साथ पार्क जाना था। दादी ने मुझसे प्रॉमिस किया था वो मुझे पार्क लेके जाएंगी। बहुत आवाज देने पर भी देवकी नहीं आती है। फिर रितिका उन्हें पूरे घर में ढूंढती है। कहीं ना मिलने पर वो मोहित को फोन करके सब बता देती है। मोहित घर आ जाता है। क्या हुआ, कहाँ चली गई? तुमने सब जगह देख लिया ना? मैंने सब जगह देख लिया, माँ जी नहीं है और अमर भी रो रहा है और बार बार माँ जी को पुकार रहा है। अब उसे कैसे समझाओगे? अमर बेटा तुम रो मत, दादी कुछ दिन के लिए हरिद्वार गई हैं, वो जल्दी घर आ जाएंगी। मोहित अमर को समझा देता है। दोनों पति पत्नी देवकी के घर छोड़कर जाने से बहुत खुश हो जाते हैं और देवकी को ढूंढने की जरा भी नहीं सोचते हैं। और रितिका कहती है, अच्छा हुआ माँ जी अपने आप ही चली गई। हाँ सही कहा तुमने, अब ये घर हमारा हुआ। देवकी सड़कों पर बेसहारा घूम रही होती है। देवकी के पास जितने पैसे होते हैं उनसे वो एक दूसरे शहर आ जाती है और झुग्गी में रहने लगती है और वहीं वो अपना गुजारा करने लगती है। देवकी को यहाँ 10 साल हो जाते हैं और बीते 10 सालों से वो अपने परिवार से दूर है। आसपास के झुग्गी वाले अब देवकी को पहचानते थे और उसका बेटा और बहू उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। अपना पेट पालने के लिए देवकी अमरूद बेचने लगती है। आज देवकी परिवार के होते हुए भी अकेली है और आज भी अमरूद बेचकर अपना गुजर बसर कर रही है। देवकी काकी घर चल रही हो, मैं घर जा रही हूँ। रानी बेटा अभी मेरे बहुत अमरूद बचे हैं, सोच रही हूँ थोड़ी देर और बैठ जाऊँ, क्या पता ये बिक ही जाए। थोड़े से और बिक जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। लाला के अमरूद के पैसे लौटाने हैं। तुम बताओ तुम्हारे नारियल पानी की बिक्री हुई क्या आज? हाँ काकी, आज बाजार में घूम कर बेचे तब जाके बिके। मैं तो कहती हूँ अपने अमरूद ही मुझे ही दे दिया करो बेचने के लिए, पर तुम मानती कहाँ हो काकी? नहीं बिटिया, तू भी तो कितनी मेहनत करती है, तुझे भी तो अपने घर का ख्याल रखना है ना। तेरे बापू भी बीमार रहते हैं, कम से कम तू अपने घर का खर्च चला लेती है, यही बहुत बड़ी बात है। तू चिंता मत कर, अभी मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है। तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। हाँ, धन्य हो काकी, तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं घर चलती हूँ, तुम आराम से आ जाना। देवकी को अमरूद बेचते बेचते बहुत देर हो जाती है, अंधेरा भी होने लगता है। तभी एक कार वहाँ आकर रुकती है। यार पर देखना, सामने एक अम्मा अमरूद बेच रही है। तू रुक, मैं अमरूद लेके आता हूँ। अम्मा 50 रुपए का अमरूद देना। हाँ हाँ, क्या 500 के खुले हो जाएंगे? मेरे पास खुले पैसे नहीं है ना। नहीं बेटा, मेरे पास भी खुले पैसे नहीं हैं। सतीश अमर से पैसे मांगता है। सतीश के मुंह से अमर का नाम सुन के देवकी घबरा जाती है। उधर अमर भी देवकी को देख लेता है। जब देवकी उससे अलग हुई थी तब अमर 10 साल का था और आज वो पूरे 20 साल का हो गया है। दादी यहाँ और इस हालत में? अमर अपनी दादी को देखते ही उनके गले से लग जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अमर इसी शहर में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई कर रहा होता है। उसके बाद देवकी सबसे विदा लेकर अमर के साथ अपने शहर अपने घर चली जाती है। देवकी को अमर के साथ देखकर रितिका और मोहित हैरान रह जाते हैं। अमर बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है, माँ पापा, आखिरी बार आप दोनों से मिलने और अपना सामान लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज के बाद आप दोनों को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला कि दादी हरिद्वार गई थी और आज 10 साल बाद दादी की ऐसी हालत देखे मुझे आप दोनों को माँ बाप कहने में शर्म आती है। आपने मुझे दादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब मैं आप लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, हम तेरे बिना नहीं जी पाएंगे। हाँ मोहित बेटा, हमें माफ कर दो, ऐसा मत करो हमारे साथ। तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। अच्छा तो दादी माँ की बुढ़ापे का सहारा आप ही तो थे, तो आपने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं? मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगा, मैं दादी के साथ जा रहा हूँ। दोनों दादी पोते घर से जा ही रहे होते हैं तभी रितिका और मोहित देवकी के पैरों में गिरकर बोलते हैं, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। हाँ माँ, अमर को समझाओ ना, हमें छोड़ के ना जाए। देवकी वहीं एक सोफे पर बैठ जाती है। अमर डॉक्टर को बुलाने को कहता है। नहीं बेटा अमर, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने पोते और बेटे बहू से मिल ली, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। तुम अपने माता पिता को माफ कर दो, अपने माता पिता के साथ रहो, अपने माता पिता की खूब सेवा करना। माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है, हमेशा खुश रहना बच्चों। इतना कहते ही देवकी दम तोड़ देती है।
मानो वो अपने बेटे, बहू और पोते से मिलने के लिए ही इस दुनिया में जिंदा थी। रितिका और मोहित की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। अमर अपनी दादी से लिपटकर बहुत रोता है। आज उसकी दादी गरीबी में दुखों को झेलते हुए इस दुनिया से जा चुकी थी।